जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था जो थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और इसके संस्थापक कौन थे और इस संस्था में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। इन सब तथ्यों पर हम लोग देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वह उद्देश्य यह था कि यह अंग्रेज़ों के द्वारा संस्था बनाई गई थी और इसके संस्थापक जो थे एवो हुम थे और ये एवो हुम जो थे उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि 1857 जैसे विद्रोह को झेल चुके थे अंग्रेजी शासन पद्धति और भारतीय क्या हुए थे, जागृत हो गए थे और अपने शोषण के विरोध वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ये विरोध जो था भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से आवाज़ उठ रही थी और अंग्रेज़ों की जो दमनात्मक नीति थी, जो आर्थिक शोषण था, धार्मिक शोषण था या राजनीतिक शोषण था, इसके विरोध में भारतीय क्या हो गए थे, उग्र हो चुके थे। और इसी का परिणाम था 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह को जो अंग्रेज़ों ने झेला था और इसी को क्या हुआ था, आगे चल के कुछ भारतीय लोग छोटे छोटे संगठन में हो गए थे। तो हम लोगों ने देखा था कि 1857 का विद्रोह का असफल हो जाने का सबसे प्रमुख कारण था कुशल नेतृत्व का अभाव, क्योंकि वहाँ कुशल नेतृत्व नहीं था। इस कारण से 1857 का विद्रोह क्या किया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा कुचल दिया गया था। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे चल के भारतीय क्या हो गए थे, धीरे धीरे संग्रहित हो रहे थे, छोटे छोटे संगठन बन रहे थे और जो संगठन बन रहे थे वो अंग्रेज का जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी विरोध को कम करने के लिए क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जिस संस्था में क्या है कि भारतीय उसके माध्यम से अपने मांग को रखे और उसको वह दबा कर रखे। इसी के कारण से क्या हुआ है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसी को कि विद्रोह का जो है वह दमन कर सके। अर्थात यह एक ऐसी संस्था बनाई गई थी जो सेफ्टी वॉल्व की तरह था। सेफ्टी वॉल्व अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जिस तरह से हम लोग कुकर में देखते हैं जो सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है कि कभी उसमें ज़्यादा उफान हो जाए, उबाल हो जाए तो वह वॉल्व फटे और क्या हो के जाए ताकि आसपास के वातावरण सुरक्षित रहे, ज़्यादा घटना न हो। तो अंग्रेज 1857 जैसे विद्रोह को झेल चुके थे। इस कारण से उन्होंने देखा कि जो भारतीय का विद्रोह जो हो रहा है वह एक ऐसे माध्यम से आए जहाँ पे उसको पूर्ण रूप से दबा दिया जाए। और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके कुछ और मुख्य उद्देश्य थे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का जो किए थे वो संस्थापक जो थे एवो हुम जो थे क्या थे, एक अधिकारी थे, रिटायर्ड अफसर थे, जिन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया कि सेफ्टी वॉल्व का कि यह अगर भारतीय का विद्रोह जो हो रहा है ये अगर अधिक उग्र हो गया तो फिर से 1857 जैसा क्रांति जन्म लेगा। तो इसी को क्या किया उन्होंने कि ये जो छोटे छोटे विद्रोह हैं उसको हम लोग दमन कर दे हर स्तर पर। तो ये एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसके द्वारा भारतीय इसी माध्यम से अपनी मांग को रखे, अपनी मांग को इसी कांग्रेस के माध्यम से रखे। तो वहाँ पर क्या होता कि अंग्रेज़ों का वर्चस्व होता, लेकिन उनको यह पता नहीं था
कि जो उनके द्वारा ही संस्था बनाई जा रही है राष्ट्रीय कांग्रेस, वह आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसका अहम रोल रहेगा भारतीय स्वतंत्रता मिलने तक। यह संस्था काफ़ी सक्रिय हो जाती है और यह आगे चल के इसमें भारतीयों की यह संस्था बन जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्थान यह इस संस्था का कहाँ स्थापना किया गया था। तो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, यहीं पे क्या हुआ था कि इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ए वो होम थे। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी कई एक बीपीएससी में भी यह पूछा गया है कि जो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ या किस विद्यालय में हुआ, तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अब इसके नामाकरण से इसका नामाकरण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नामकरण किए थे वो दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष थे और ये उस समय के बहुत बड़े शिक्षाविद थे और ये के कुशल नेतृत्व करने वाले थे। तो उन्होंने ही क्या किया था, इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पूर्व में जो इसका नाम था, जब सबसे पहले जो ए वो होम के द्वारा बनाया गया था यह संस्था, उस समय उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा था। लेकिन आगे चल के दादा भाई नौरोजी ने इसको क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से पुकारा। आगे हम लोग देख लेते हैं इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय जो थे लॉर्ड डॉफरिन थे। लॉर्ड डॉफरिन जो थे उनका कार्यकाल जो रहा 1884 से 1888 तक। तो ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सभी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी में, अगर आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ इसके बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ जो विद्वान थे या कुछ विदेशी थे या कुछ विचारक जो थे, जो उन्होंने उस समय के परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था के संबंध में कुछ जो बातें कही हैं, जो अपना विचार रखा है, जो अपनी अभिव्यक्ति की है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उनका विचार क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस समय के वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे और डॉफरिन के ही रीजन में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और डॉफरिन को यह पता भी नहीं था कि जो संस्था अंग्रेजों द्वारा बनाई जा रही है वह इतनी बड़ी संस्था बन जाएगी और भारतीयों के लिए क्या होगा, स्वतंत्रता संग्राम के लिए यह अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। इस सब का उन्हें जानकारी नहीं था। फिर भी आगे हम लोग देखते हैं डॉफरिन महोदय ने मुख्य रूप से कांग्रेस के बारे में जो एक छीटाकशी की है, विरोधाभास प्रकट किया है और उनकी अब जो कांग्रेस संस्था थी उसको उन्होंने बताया कि यह क्या है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अब देखिए, भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका अदा करता है उसी को क्या कह रहे हैं डॉफरिन की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। क्योंकि वास्तव में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय क्या हुआ था, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। वहाँ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मात्र इतने बड़े क्षेत्र से, भारत के सभी क्षेत्रों से वहाँ लोग आए थे और मात्र 72 लोगों ने इस अधिवेशन में शामिल हुआ था। तो इसी को देखकर डॉफरिन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह क्या है,
एक ऐसी संस्था है जो अल्पसंख्यकों की संस्था है, मतलब इसमें बहुत आए बहुत सारे लोग नहीं है। इसकी संख्या को देखकर कहें, जाति धर्म समुदाय से वो देखकर नहीं कहे थे अल्पसंख्यक, बल्कि वो उसकी संख्या को देखकर बताए थे कि ये अल्पसंख्यकों की काफ़ी कम लोग इसमें भाग लिए। अब आगे एक और विचार है जो अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड कर्जन, जिसको हम लोग काफ़ी फेमस वायसराय रहे हैं, इन्हीं के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ है और बंगाल विभाजन के मुख्य कारक यही थे लॉर्ड कर्जन ही। और इन्होंने क्या किया था, जाति धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इनका क्या विचार है, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। उनका क्या कथन था कि कांग्रेस से जो है अपने पतन की ओर अग्रसर है और यह लड़खड़ा रही है, क्योंकि जब ये 1885 में बना संस्था और धीरे धीरे इसका विकास हो रहा था, आगे इसमें विचारधारा में कुछ परिवर्तन आने के कारण क्या हुआ कि कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे। और इसी को देखकर लॉर्ड कर्जन ने, जो 1905 ईस्वी में वायसराय थे, उन्होंने यह कहा इसके संबंध में, राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में, कि यह अब जो संस्था है पतन की कगार की ओर अग्रसर है और यह लड़खड़ाती हुई है और मैं इसको बैठकर देखूंगा कि कांग्रेस का पतन कैसे होता है। लेकिन महज संयोग था कि कांग्रेस पतन न होकर इसका फिर से उत्थान होता है। हम लोग आगे देखेंगे सभी बातें। आगे देखकर बाल गंगाधर तिलक, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे और बहुत बड़े विचारक थे और अग्र सोची भी थे, और भारत के एकीकरण में बाल गंगाधर तिलक का अहम योगदान रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ है कि भारत एक सूत्र में पुनः बंध सका है। इसको देखते हुए उनका विचार था कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहे हैं कि यह क्या है कि भीख मांगने वाली संस्था है, क्योंकि वास्तव में जो बाल गंगाधर तिलक थे ये गरम दल का नेतृत्व करने वाले थे। और गरम दल के नेतृत्व करने वाले ये इनका कहना था कि हम अंग्रेजों के सामने ऐसा मांग रखें कि अपने हक को छीने, जबकि नरम दल वालों का माने यहाँ मानना था, कुछ ऐसे लोग थे कांग्रेस में जिनका कहना था कि हम अंग्रेजों से अपना हक मांगे। तो इसी कारण से इन्होंने यहाँ अपना विरोधाभास प्रकट किया है और बताया है कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। आगे हम लोग देखते हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो एक शिक्षाविद है और उस समय के बहुत बड़े समाज सुधारक भी हैं और समाज का कुशल नेतृत्व करता है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था के बारे में यह बताया कि कांग्रेस की आवाज़ जो है वह वास्तव में जनता की आवाज़ नहीं है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। यह क्या है, आम जनता का वह नहीं करता, मैंने उनके लिए यह संस्था नहीं है, बल्कि यह उसमें जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं का यह नेतृत्व करता है। अब देखिए फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो आम जनता या सभी जनता की हित की बात नहीं करते हैं, बल्कि उस संस्था में जितने भी जुड़े लोग हैं उनका ही नेतृत्व करते हैं। उनका कथन था, खैर उस समय की स्थिति परिस्थिति थी उसको देखकर उन्होंने यह बताया, लेकिन वास्तव में कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी जो पूरे भारतीय समाज का कुशल नेतृत्व किया है, चाहे वह जिस भी वर्ग का रहा हो, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, जाति, समुदाय, सभी को लेकर वह आगे चला है। और इसी के कारण से क्या हुआ है कि अथक प्रयास से, इसी संस्था के प्रयास से आगे चल के हमें स्वतंत्रता मिली है। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं जो महात्मा गांधी से जुड़े हुए। तो महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रहा है और उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों के प्रयास से उन स्वतंत्रता मिला था। और उन्होंने यह बताया राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए।
उन्होंने ऐसा विचार इसलिए प्रस्तुत किया, इसका मुख्य कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था और मूल उद्देश्य जो उसका बना था कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति करना, और वह उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अब 1948 जब भारत को स्वतंत्रता मिल गया था, तब गांधी जी ने कहा अपने जीवन के अंतिम चरण में कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था है उसको समाप्त करने देनी चाहिए, क्योंकि अब राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र करना, और अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है, इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने देखा कि 1885 में स्थापना होता है, ये ओहम संस्थापक होते हैं, और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। इस तरह से ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। कभी कभी विचार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है उसका प्रत्येक साल अधिवेशन होता है, सम्मेलन होता है कि कुछ भारतीय लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, अपने विचारधारा को रखते हैं, और एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न होती है जहाँ से स्वतंत्रता हमें प्राप्ति हो सके। इसी के लिए क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष सम्मेलन किए जाते थे, अधिवेशन बुलाए जाते थे, और इसमें देश के विभिन्न भागों से जितने भी शिक्षाविद हों या जो देश प्रेम रखते हों, देशभक्ति जिनके अंदर हो, जो सोशल वर्कर हों, वो लोग क्या करते थे, इस संस्था में भाग लेते थे। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो अधिवेशन से कब हुआ, कहाँ हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ, अध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे, या इसमें क्या निर्णय लिया गया, इन सबों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेंगे, एक कॉन्सेप्ट ऐसा बनाएंगे कि उसको हम लोग भूले नहीं, और प्रतियोगी परीक्षा में जब प्रश्न पूछे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अधिवेशन क्या है। सम्मेलन होता था, अधिवेशन होता था, प्रत्येक साल ये बुलाए जाते थे, इसका अलग अलग जगहों पर देश के विभिन्न भागों में, ताकि ये कांग्रेस जो है एक छोटी संस्था नहीं रहे और किसी समुदाय विशेष का नेतृत्व नहीं करे, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की संस्था बने, इसके लिए किया जाता था। तो सबसे पहला प्रथम आप लोग जाने ही हैं कि प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, मुंबई। और उसके नेतृत्वकर्ता जो थे, अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, जो हिंदू थे, और उन्होंने क्या किया था, इसको हम लोग बेमोस चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है। और फर्स्ट सम्मेलन में क्या हुआ था, मुख्य रूप से दो चीज़ इसके महत्व प्रश्न पूछे जाते हैं। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, क्योंकि ये प्रथम थी संस्था, उस समय स्थापना हुआ था, और जो प्रतिनिधि भाग लेने वाले थे मात्र 72 थे। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है BPSC में, इसमें 72 प्रतिनिधि के बारे में कि कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो 72 ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके प्रथम महासचिव जो थे A.O. हुम थे। प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे, A.O. हुम। A.O. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं 1886 का जो अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होता है वह कोलकाता में होता है, और कोलकाता में इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड मैन के नाम से जानते हैं, वो ग्रैंड मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा लगभग 3 बार अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उन्होंने क्या किया है कि 1886 में और 1893 और 1906 में 3 बार ये अध्यक्ष पद पर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में विभिन्न सारी निर्णय लिए गए हैं। आगे देख लेते हैं 87 की क्या भूमिका है। 1887 में
यह अधिवेशन मद्रास में बुलाया जाता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। और बदरुद्दीन तैयब क्या है कि इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है बीपीएससी में, लगभग 10 बार से भी अधिक की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं। तो क्या किया, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। तो इस प्रश्न को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। अब देखिए 1888 ईस्वी में यह अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में इसका नेतृत्व जो कर रहे थे, जो अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले थे। और ये क्या है, प्रथम अंग्रेज या गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। यहाँ एक कुछ अहम महत्वपूर्ण बात देखने लायक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि छोटे छोटे जो विद्रोह होने वाले हैं उसको दमन किया जा सके। लेकिन अब हम लोग देखते हैं आगे चल के यह संस्था भारतीयों की बन गई है और जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने को तैयार है। अब यहाँ यह देखने वाला है कि यह अधिवेशन जो बुलाया जाता था अलग अलग भारत के किसी एक हिस्से में नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम अधिवेशन मुंबई में, स्थापना मुंबई में, और उसका दूसरा अधिवेशन क्या होता है कि वही कोलकाता में, और तीसरा मद्रास में, और चौथा इलाहाबाद में। ऐसा क्यों किया गया? बार बार स्थानांतरित करने का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसा न लगे कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था जो है पार्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष का संस्था है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर क्या किया गया कि इसका अधिवेशन बुलाया गया। जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर ये भारत है तो नीचे वाला जो हिस्सा है, पहला अधिवेशन क्या होता है, यहाँ पे होता है मुंबई में, दूसरा अधिवेशन यहाँ होता है कोलकाता में, और तीसरा यहाँ चेन्नई में होता है, और चौथा जो अधिवेशन होता है यहाँ होता है इलाहाबाद में। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत सारे क्षेत्रों को, यानी कि भारत किसी क्षेत्र, कांग्रेस जो है किसी क्षेत्र विशेष की संस्था न है, बल्कि यह पूरे भारतीयों का नेतृत्व करती है। इसीलिए अलग अलग जगहों पर। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो अध्यक्ष पद दिए गए हैं, अध्यक्ष पद जो दिए गए हैं वो अलग अलग जाति, समुदाय, संप्रदाय के रहने वाले लोग हैं। पहला है WC बनर्जी जो हिंदू हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग पारसी धर्म के हैं, और तीसरा बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम हैं, और चौथा जॉर्ज यूले जो ईसाई हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो काफ़ी फले फूले विकसित हो, आगे बढ़े, और सभी ऐसा लोगों को लगे कि ये सभी का नेतृत्व करता है, पूर्ण समुदाय का, सभी क्षेत्रों का नेतृत्व करता है। इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद सभी को दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं 1896 में जो यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और इसमें क्या अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी करते हैं, रहमतुल्लाह सयानी। और यह पहली बार यहाँ पर क्या है कि पहली बार देखिए रहमतुल्लाह सयानी जो है मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी क्या होता है कि इन्हीं के अध्यक्षता में प्रथम बार यहाँ हम लोग अभी भी जातीय सहिष्णुता को देखते हैं। लेकिन वहाँ देखिए कि किस तरह से रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में ही क्या है पहली बार भारत में वंदे मातरम गाया गया था, जो भारत का क्या है राष्ट्रीय गीत है। और यहाँ वंदे मातरम जो गाया गया था सबसे प्रथम बार, यह जो है वंदे मातरम क्या है जो हमारा राष्ट्रगीत है, और इसमें इसके लेखक जो है रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। और यह एक उपन्यास का एक छोटा सा दोहा है, उसमें जो उपन्यास है वो है आनंद मठ से यह लिया गया है, और यह पहली बार गाया गया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया और या कहाँ के अधिवेशन में गाया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं
आगे 1905 में 1905 भारतीय इतिहास का एक काला पन्ना के समान है। और इसमें क्या है कि उस समय भारतीय इतिहास 1905 में यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे, और लॉर्ड कर्जन जो थे क्या किए थे, बंगाल विभाजन के लिए काफ़ी उत्तरदायी थे, और इन्हीं के नीतियों के कारण बंगाल का विभाजन हुआ। अब ये 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वाराणसी में, जिसको हम लोग बनारस कहते हैं, वाराणसी में इसका अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को तो जानते होइएगा, गांधी जी के राजनैतिक गुरु हैं वो, और इनका प्रभाव काफ़ी गांधी जी के ऊपर पड़ा है। उन्होंने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। क्योंकि वहाँ 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चलाए जा रहे थे, बंग भंग आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसका उन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 1906 में। 1906 में कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसके फिर से नेतृत्व करते हैं, अध्यक्ष पद पर रहते हैं दादा भाई नौरोजी। और यहीं पर कुछ विरोधाभास आ गया था नरम दल और गरम दलों में, लेकिन दादा भाई नौरोजी का इतना प्रभाव ज़्यादा था, इतने ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते थे, तो जो विरोधाभास था इनके रीजन में तो नहीं निकल सका, और वह विरोधाभास अंदर ही अंदर रह गया। कांग्रेस के अंदर जो नरम दल और गरम दल में था वो विरोधाभास वहीं पर रहा। लेकिन इसका मुख्य जो है विशेषता, इस सम्मेलन का मुख्य विशेषता 1906 का यह रहा कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ। स्वराज अर्थात कि अपना राज्य, तो स्वराज शब्द उन्होंने वहाँ पर इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, तो 1906 के अधिवेशन में किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं 1907। 1907 को हम लोग सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, और भारतीय इतिहास में और कांग्रेस के इतिहास में यह एक बहुत बुरा दिन था कि उस समय जो इतनी बड़ी संस्था थी और जो स्वतंत्रता के लिए पूर्ण सक्रिय था, उसमें फूट होता है, और इसको हम लोग सूरत फूट के भी नाम से जानते हैं। यह अधिवेशन क्या हुआ था, सूरत में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो यहाँ देखे हैं 6 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, इनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि विरोधाभास होते हुए भी जितने सदस्य थे वो खुलकर नहीं बोल सके। लेकिन 1907 में जैसे ही सूरत में यह अधिवेशन होता है तो वहाँ क्या होती है, सबसे प्रथम मांग रखा जाता है रास बिहारी बोस के सामने, नरम दल और गरम दल। और क्या होता है वहाँ पर कांग्रेस का प्रथम बार क्या होता है, विभाजन होता है, प्रथम विभाजन हो जाता है, और कांग्रेस प्रत्यक्ष रूप से 2 भागों में बंटती है, गरम दल और नरम दल में। तो गरम दल क्या हुए कि कांग्रेस से बाहर हो गए, और वो अपने आज़ादी के लिए अलग ढंग से लड़ने लगे, उग्रता का प्रयोग करने लगे। जबकि नरम दल वाले क्या हुए कि कांग्रेस के साथ जो उसका मूल आधारभूत जो सोच था, थिंकिंग था, उसके अनुसार चलने लगे, और दोनों ही क्या थे, आज़ादी के ही लिए लड़ रहे थे। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण है अधिवेशन 1911। 1911 में फिर से कोलकाता में क्या होता है, अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन का नेतृत्व कर रहे थे विशन नारायण धर। और विशन नारायण धर जो नेतृत्व कर रहे थे, इस सम्मेलन का मुख्य विशेषता था इस अधिवेशन का कि इसी अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे गाया गया। सबसे प्रथम बार यह पूछा जाता है कि जन गण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1911 में। और कहाँ गाया गया, तो कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया। इसके लेखक कौन हैं,
तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं 1916 में यह अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अधिवेशन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस संस्था से ज़्यादा भारतीय लोग जुड़े, ताकि कांग्रेस अपने चरमोत्कर्ष पर जा सके और इसमें हम लोग अंग्रेज़ों का विरोध जो है और मजबूती के साथ कर सके। इसीलिए अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जा रहा था और इसके नेतृत्व जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। और अंबिका चरण मजूमदार, इनके अध्यक्षता में महत्वपूर्ण क्या हुआ? कांग्रेस लीग की समझौता। अब यहाँ 16 में हम लोग देखेंगे, 16 में जो मुख्य घटना घटती है, 1907 में क्या हुआ था कि 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गया था, टूट गया था और दो दलों में बटा था, नरम दल और गरम दल में। लेकिन 16 के अधिवेशन में सबसे बड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक फिर से सफलता मिली। अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में क्या हुआ कि फिर से जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी वह फिर से वापस आ गए और कांग्रेस लीग की समझौता हो गई। दोनों, मुस्लिम लीग भी साथे आ गए। कांग्रेस नरम दल और गरम दल तो साथे आए ही, उसके साथे साथे क्या हो गए, मुस्लिम लीग भी जो अपने मांग को रख रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 6 में ही हो जाती है और 6 में मुस्लिम लीग जो मांग रख रहे थे वो क्या हो गया कि सब के सब एक साथ आ गए। ये बहुत बड़ी सफलता थी। और जब ये मुख्य रूप से जो बाल गंगाधर तिलक का प्रयास था और इनके प्रयास के फलस्वरूप ही जो लगातार 1907 के बाद कांग्रेस में फूट होने के बाद वो कांग्रेस से बाहर चल रहे थे। बाल गंगाधर तिलक न नरम दल के सपोर्टर थे न गरम दल के, तो लगातार बाहर चल रहे थे। लेकिन 16 में एक मौका मिला, लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण के मजूमदार के नेतृत्व में जब कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, उसमें क्या हुआ कि वो सफल हो गए। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग में समझौता हो गई और गरम दल नरम दल भी साथ हो गए। तो ये बहुत ही सबल हुआ। और उसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह भारतीयों में हौसला, उत्तेजना को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि स्वराज शब्द की प्रथम बार प्रयोग तो 1906 में किया गया था, लेकिन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रथम बार बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और यह 1916 के अधिवेशन में कहा गया था। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं 1917 यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की एक महिला थी और ये भारत में पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भी रह चुकी थी। यहाँ भारतीय महिलाओं का वो नेतृत्व कर रही थी। एनी बेसेंट के अध्यक्षता में क्या होती है, बनते हैं और 1916 में उनके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन भी चलाए जा रहे थे। तो आगे चल के ये चला आंदोलन, लेकिन एनी बेसेंट, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो भी एनी बेसेंट है। अगर यह पूछा जाए भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है
तो सरोजनी नायडू हैं जो 1925 में बनी हैं। हम बताएंगे आगे उसके बारे में भी डिटेल्स से, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 महिलाएं मुख्य रूप से अध्यक्षता की है, और तीनों महिलाएं जो है उसमें अध्यक्षता जो की है 8 साल का अंतर है। एनी बेसेंट 17 में करती हैं और 25 में क्या होती है, सरोजनी नायडू करती हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अहम भूमिका रही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और इसके अधिवेशन का भी कांग्रेस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अच्छा ही प्रभाव पड़ा था, और भारतीय जनता समाज के सभी वर्ग इसमें जुड़े थे और सभी धर्मों का यह नेतृत्व कर रहा था। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आगे चल के भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनका अहम भूमिका रहा। कुछ और अधिवेशन हुए हैं, उसको भी हम लोग डिटेल्स से देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।